समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? माननीय अखिलेश यादव जी, उनका जो विजन और आइडियोलॉजी है, अब तक उत्तर प्रदेश में जिन लोगों के हाथ में सत्ता और कमान है कि उनकी आइडियोलॉजी उनकी 10% भी है। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत अच्छा किया, बहुत कम उम्र में मैंने अपना नाम बनाया। बावजूद इसके आपको टिकट नहीं मिली। पार्टी ने आपकी जो सेवा भावना है उसे इग्नोर किया, या जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस था कि घर घर तक अखिलेश यादव पहुंचा दूंगा, उसकी वजह से? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला था, उस फैसले को पूरी तरीके से सर और आंखों के लिए। मैं नहीं मानता कि हमारे मुस्लिम भाइयों का वोट बीजेपी को बहुत कम लेवल पे गया हो। घर में 10 लोग होते हैं, 10 में से एक दूसरी जगह भी दिमाग लगाता है। अभी आपने ये स्टेटमेंट दी कि हम गिनवाएंगे कि बीजेपी से आपको फायदा क्या मिला। हाँ बिल्कुल। तो अगर लोगों को फायदा मिला होगा तो ये तो आपकी पार्टी का नुकसान हो जाएगा। मुझे लगता नहीं है ज्यादा फायदे हुए हैं। नुकसान के सिवा उन लोगों का शोषण हुआ, तुच्छ ये वो ऐसे अनाप शनाप शब्दों का वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। वो लोग अपने माइक पे कुछ भी बोल सकते हैं, उनको स्पीकर साहब नहीं रोकेंगे। लेकिन यही विपक्षी पार्टियों ने कुछ छोटी सी भी चीज कर दी, वो फौरन उठ जाते हैं, फौरन बोलने लग जाते हैं। तो हम लोग अपने मुद्दे कैसे रखेंगे? चिल्ला के ही रखेंगे। तो आपको लगता है कि अगर वहाँ पीएम आते तो बच्चे तसल्ली से उनकी बात सुनते? उस प्रोटेस्ट को वो लोग बहुत छोटा कर सकते थे, लेकिन पॉलिसीज ही नहीं है, तरीका ही नहीं पता किस तरीके से बच्चों से बात करनी है। बच्चे होंगे तो बात करना जानेंगे ना। मैंने आपको क्या बताया, बच्चे ही नहीं है, बच्चों से बात कैसे करेंगे? तरीका ही नहीं पता। क्या लग रहा है, मिलेगी टिकट आपको? हाय एवरीवन, दिस इज आशु धारीवाल एंड यू आर वाचिंग माय न्यू पॉडकास्ट। उत्तर प्रदेश में 2027 चुनाव को लेकर सरगर्मियां काफी तेज हो चुकी हैं और टिकट के जो दावेदार हैं वो भी अपनी तैयारियों को अब मुकम्मल कर रहे हैं। ऐसे में जो संगठन है वो भी मैदान में उतर चुके हैं और साथ ही बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। इन तमाम चीजों से जो है पूरे उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो बहुत ज्यादा गर्मा रही है और इन सभी बातों पर बात करनी भी जरूरी है। तो आज इन तमाम चीजों पर हम बात करेंगे और इसके लिए आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बता दें कि समाजवादी पार्टी से महानगर महासचिव और कोल विधानसभा से टिकट के दावेदार मोहम्मद उस्मान खान हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हिंदुस्तान तहलका न्यूज पर। सबसे पहले बताइए कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी अच्छी चल रही है जी। आपने समाजवादी पार्टी को ही क्यों चुना? देखिए, जो हमारे पार्टी के मुखिया हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उनका जो विजन और आइडियोलॉजी है जी, वो मुझे नहीं लगता है जो प्रदेश में अब तक उत्तर प्रदेश में जिन लोगों के हाथ में सत्ता और कमान है कि उनकी आइडियोलॉजी उनकी 10% भी है जी। जो उन्होंने काम किए अपनी सरकार में, जो नेक्स्ट लेवल काम थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क्स थे, जो आज के जो नेता हैं, जो आज के हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो सोच भी नहीं सकते उन कामों को। तो बहुत सारी उनकी चीजें थी जिससे मैं प्रभावित हुआ और उनके क्लोज आया। जी। आप कौल विधानसभा से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन आप ही के पार्टी के कई लोग जैसे कि अज्जू इशाक, शहबाज जिब्रान और सलीम शेरवानी के बेटे शाद शेरवानी के लिए भी टिकट मांगी जा रही है। तो कितना चैलेंजिंग लग रहा है? आपको लग रहा है कि टिकट मिल पाएगी? देखिए, टिकट देना तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथ में है जी, और टिकट मांगना सबका अधिकार है। समाजवादी पार्टी की एक कार्यकर्ता का अधिकार है कि वो जमीन से उठ के टिकट मांगे, क्योंकि टिकट मांगना बुरी चीज नहीं है। जितने लोग टिकट मांगेंगे उतने ज्यादा हम शायद मजबूत हैं जी। तो टिकट मांगना तो एक तरीके से मैं कहूंगा कि स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, वीकनेस नहीं है। तो आप अपने ही समाजवादी पार्टी के लोगों से कंपटीशन तो फील कर रहे होंगे? नहीं, कंपटीशन नहीं होता, बहुत आसान हो जाता है। बहुत से लोगों को लगता है कि ये कंपटीशन है कि वो भी मांग रहा है टिकट, वो भी मांग रहा है। लेकिन अगर आप इसके दूसरे पहलू को देखेंगे तो आपकी विधानसभा की तैयारी बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि मल्टीपल लोग जब टिकट मांग रहे हैं तो मल्टीपल लोग जनता में जाएंगे संदेश लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारी पार्टी का, और जितने भी मुद्दे हैं उन चीजों को रखेंगे अलग अलग जगह पे। मान लीजिए 10 लोग अगर टिकट मांग रहे हैं तो 10 अलग अलग जगह गए और मैं 11वीं जगह गया, तो मैं 10 जगह से बचा। अगर वो बात कर रहे हैं तो वही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं। तो मेरे लिए वो आसान है, मेरे लिए वो चैलेंजिंग नहीं है। मेरी तैयारी को और बेहतर और आसान बना रहा है। तो आपको क्या लग रहा है, मिलेगी टिकट आपको? देखिए, ये फैसला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, उम्मीद पूरी है। बाकी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे उस चीज को हम लोग फॉलो करेंगे। पिछली बार भी आपने टिकट मांगा था लेकिन नहीं मिला, तो वो अनुभव कैसा रहा आपका? अनुभव बहुत अच्छा था, उससे सीखने को मिला बहुत कुछ जी, और सीख के अपने अंदर बहुत सारी चीजों को बदला। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला था, उस फैसले को पूरी तरीके से सर और आंखों के लिए। पिछली बार आपने कहा था कि मैं घर घर तक अखिलेश यादव को पहुंचाने का काम करूंगा,
बावजूद इसके आपको टिकट नहीं मिली, तो क्या कह सकते हैं कि पार्टी ने आपकी जो सेवा भावना है उसे इग्नोर किया, या जो आपका ओवर कॉन्फिडेंस था कि घर घर तक अखिलेश यादव पहुंचा दूंगा, उसकी वजह से कहीं ना कहीं टिकट नहीं मिली? देखिए, वो मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था। अच्छा। मैंने कोशिश की थी पहुंचाने की, और मैंने किसी हद तक उस चीज को पहुंचाया भी। अगर आप देखेंगी, पता करेंगी, मैंने वो चीज करी थी जो अब तक बहुत से लोग नहीं कर पाए हैं। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था, और फैसले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के, देखिए पार्टी के मालिक हैं वो, तो उनको हो सकता है मेरे अंदर कोई कमी, या मैं कह सकता हूँ शायद मेरी किस्मत नहीं थी। राजनीति किस्मत का भी खेल है, मेहनत के साथ साथ। जी। तो उस चीज को मैं बुरा नहीं लेता। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत अच्छा किया, बहुत कम उम्र में मैंने अपना नाम बनाया। आई वॉज ओनली 27 जब मैं टिकट मांग रहा था। तो जब आप इतने यंग थे, आपने इतनी मेहनत की, फिर भी आपको टिकट नहीं मिली? कोई फेलियर से आदमी सीखता है, जी। और मैंने सीखा है। इस बार समाजवादी पार्टी जो है पीडीए का फॉर्मूला एक बार फिर से मैदान में उतार रही है। जी। पिछली बार भी चुनाव में उतारा था, लेकिन हर चुनाव के बाद जो नतीजे आते हैं, जो जीतती है पार्टी, जो हारती है, सबका विश्लेषण होता है, रीजंस देखे जाते हैं कि भाई क्या वजह थी, क्यों हारे और वो क्यों जीत गए। तो उसमें जो है अल्पसंख्यक का वोट, जो सोशल मीडिया पर रिपोर्ट्स आई थी, वो बीजेपी के खेमे में दिखी थी। तो इस बार पीडीए की क्या तैयारी चल रही है? जमीनी हकीकत में कोई तैयारी दिख रही है? नहीं, इस बार जो हमारी पीडीए की तैयारी है वो पहले से बहुत ज्यादा बेसिक रूट्स पे चल रही है। जो हम पहले चीजें रह गई थी उस तैयारी में, उन चीजों को हम लोगों ने कैच किया, उन कमियों को हमने दूर किया। जी। और अल्पसंख्यक का वोट, मैं नहीं मानता कि हमारे मुस्लिम भाइयों का वोट बीजेपी को बहुत कम लेवल पे गया होगा। जो लोग उस पार्टी से जुड़े हैं, भाई घर में 10 लोग होते हैं, 10 में से एक दूसरी जगह भी दिमाग लगाता है, तो वही लोग हैं। बाकी तो 100% लोगों ने वोट माननीय अखिलेश यादव जी को दिया था। क्या खास तैयारी चल रही है पीडीए को लेकर? कौन से बड़े मुद्दे रख रहे हो? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि पीडीए को समझना है। बहुत से लोग पीडीए को समझ नहीं पा रहे, खासतौर से बीजेपी के लोग। फॉर्मूला ही ऐसा है, उसमें ज्यादातर पढ़े लिखे नेता नहीं है, तो उस फॉर्मूले को कम समझ पाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो बीजेपी की नीतियां हैं, उसमें जो हमारे कमजोर वर्ग के लोग, जितने भी लोग पीडीए में आते हैं, उन सबको उन चीजों में शोषण हो रहा है। ये लोग उनके लिए पॉलिसीज तो ला रहे हैं, लेकिन वो पॉलिसीज जमीन पे कहीं नहीं है। उनका एडवर्टाइजमेंट बहुत जबरदस्त है। बीजेपी का एडवर्टाइजमेंट इतना जबरदस्त है, ऐसा लगता है कि काम आज लॉन्च हुआ, कल हो गया। बट लॉन्च हुआ, बट वो कितना चल पाया और कहाँ तक चल पाया, उसकी कोई रिपोर्ट नहीं आती है। तो हम लोग उन लोगों तक पहुंचा रहे हैं वो बातें कि आपको क्या फायदा मिला बीजेपी की गवर्नमेंट में, आपने क्या फायदा मिला बीजेपी गवर्नमेंट ने, आप लोगों को क्या क्या चीजें, क्या क्या सुविधाएं ऐसी दी जो औरों को नहीं दी। क्या आपको आरक्षण दिया, क्या आपको नौकरी दी, क्या आपको रोजगार दिया, क्या आपके घर में फ्री सिलेंडर दिया, क्या आपको मुफ्त बिजली दी? ऐसा कुछ भी नहीं। तो आप कह रहे हैं कि आप लोगों को, अभी आपने ये स्टेटमेंट दी कि हम गिनवाएंगे कि बीजेपी से आपको फायदा क्या मिला। हाँ बिल्कुल। तो अगर लोगों को फायदा मिला होगा तो ये तो आपकी पार्टी का नुकसान हो जाएगा। फायदा मिल कब रहा है? आप मुझे बताइए, कोई फायदा दिख रहा हो या आपको समझ में आया हो तो आप मुझे बताइए। जी। और मुझे लगता नहीं है ज्यादा फायदे हुए हैं। नुकसान के सिवा उन लोगों का शोषण हुआ, उन लोगों के साथ लड़ाई झगड़े, झूठे मुकदमे, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। बीजेपी तो ये भी कह रही है कि यूपी से जंगल राज को खत्म कर दिया है। देखिए, बीजेपी कुछ भी कह सकती है। आप देखेंगे कि रेप के मामले थमे नहीं है, आप देखेंगे कि पेपर लीक नहीं रुका है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो नौजवानों से लेके जो बड़े वर्ग के बुद्धिजीवी लोग हैं वहां तक है। बिजनेस लोगों का कहाँ था और कहाँ पहुंच गया है, करेंसी कहाँ थी कहाँ पहुंच गई है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी बात ही नहीं करना चाहिए। बात करेंगे तो उनकी कमियां निकलेंगी। कमियां निकालना ही नहीं चाहते वो लोग अपने काम में, सिर्फ लोगों को एक दूसरे से लड़ाने के अलावा कोई और काम नहीं। तो क्या विपक्ष अपना रोल निभा रहा है बात रखने में? हाँ, पूरी तरीके से हम रोल निभा रहे हैं। तभी तो आप देखेंगे विधानसभा के जो सत्र हैं वो 3-3 दिन के लिए हो रहे हैं। 4 दिन के लिए? हाँ, 4 दिन के लिए। जी। 4 दिन में आप क्या बात करेंगे पूरे इतने बड़े उत्तर प्रदेश की? क्या किन लोगों की आप समस्या रख पाएंगे उन 4 दिनों के अंदर? चलिए, आप ही के बाद से एक लाजमी सा सवाल करती हूँ मैं। जी। जब सत्र चलता है तो विपक्ष नारेबाजी बहुत करता है, बैकआउट कर लेता है,
तो उस वक्त भी खबर ये होती है कि 12 बजे के लिए स्थगित कर दिया गया, 1 बजे के लिए कर दिया गया, 3 बजे के लिए कर दिया गया। कार्रवाई तो तब भी नहीं हो पाती। आप देखेंगे कार्रवाई तब होगी जब वो बोलने देंगे। देखिए जो वो सदन है वो एक तरीके से इस देश के लिए मंदिर है। जी, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, सब कुछ है। तो जब तक हम उस सदन में अपनी बात को प्रॉपरली नहीं रखेंगे तो कैसे काम चलेगा। और आप देखेंगे जो सत्ताधारी पार्टी है वो विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं देती है। वो लोग अपने माइक पे कुछ भी बोल सकते हैं, उनको स्पीकर साहब नहीं रोकेंगे। लेकिन यही विपक्षी पार्टियों ने कुछ छोटी सी भी चीज कर दी, वो फौरन उठ जाते हैं, फौरन बोलने लग जाते हैं, फौरन सस्पेंड कर देते हैं, फौरन सारी चीजें कर देते हैं। तो जब आपको बोलने नहीं दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? या तो आप शांत बैठेंगे जी, और समाजवादी लोग शांत बैठते हैं, जी, हम शांत बैठ नहीं सकते, तो फिर हम क्या करेंगे? कहीं ना कहीं तो हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। वो कोशिश करते हैं लड़ाई लड़ने की, और लड़ी है। वही डर है जो 3-3, 4-4 दिन के लिए सदन चल रहा है इतने बड़े प्रदेश का। कोई छोटा मोटा स्टेट नहीं, हमारा बहुत बड़ा स्टेट है। सचिन यादव को कल ही निलंबित किया गया है विधानसभा सत्र से, उस पर आप क्या कहेंगे? अरे बड़ी प्यारी सी फोटो दिखा रहे थे वो। अच्छा, वो फोटो पे ज्यादा गौर न करके बस उनके नारों पे और उस पर गौर करके उनको सस्पेंड किया गया, जबकि ये संवैधानिक रूप से सही नहीं है अगर वो संविधान को मानते हैं तो। क्योंकि हर इंसान को अपनी बात कहने का कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है। अगर वो अपनी बात कहना चाहते थे तो उनको वो स्पीकर साहब को उनकी बात रखनी चाहिए थी। तो अगर वो बात कहना चाहते थे तो क्या वो पोस्टर के जरिए कहना चाहते थे? पोस्टर दिखाई तो था, ना फाड़ा ना कुछ किया, ना उस पोस्टर के साथ बदतमीजी की। आप सत्ताधारी पार्टी कुछ भी कह सकती है, ऑन स्पीकर कुछ कह सकती है, ऑन माइक कुछ कह सकती है, उस पर क्यों स्पीकर साहब नहीं बात करते हैं? टुच्चे ये वो ऐसे अनाप शनाप शब्दों का वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। वो ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं जाते हैं, आपने भी सुने होंगे, वो ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं जाते हैं, जिनको ऑफ द रिकॉर्ड कर देना चाहिए ताकि पब्लिक ऐसे अल्फाजों को ना सुने। लेकिन वो ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं होते क्योंकि वो सोचते कि उनसे उनकी टीआरपी बढ़ रही है पार्टी की, तो वो उसको चला देते हैं। तो हम लोग अपने मुद्दे कैसे रखेंगे? चिल्ला के ही रखेंगे जब आपको प्यार से रखने नहीं दिए जाएंगे। विधानसभा सत्र को लेकर जो आपी के पार्टी अध्यक्ष है, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका कहना है कि ये 4 दिन के लिए रखा गया, 2 अगस्त से 6 अगस्त तक का। ये इसलिए क्योंकि बीजेपी के सिर्फ 4 दिन रह गए यूपी में, तो उसी की वजह से सिर्फ 4 दिन का ये पूरा कार्यक्रम रखा गया। तो इस पर क्या आपको लगता है कि बीजेपी का ये आखिरी दौर चल रहा है उत्तर प्रदेश में? देखिए, जैसा आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहना चाहते हैं। मैं बिल्कुल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ये बहुत छोटा सा प्रदेश नहीं है जी, ये बहुत बड़ा प्रदेश है। बहुत लोगों की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, हर जिले की, हर छोटी से छोटी डिस्ट्रिक्ट, तहसील, गांव की समस्याएं हैं, तो वो 4 दिन में सॉल्व नहीं हो सकती हैं। अगर हम अपने देश और अपने प्रदेश के लिए कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो हमें हर बात को सुनना होगा। उसको सुनने के लिए टाइम लगता है, हर प्रतिनिधि को सुनना होगा। आम आदमी तो जाके अपनी बात कह नहीं सकता। जितने वहां पर प्रतिनिधि बैठे हैं उनको सुनने के लिए प्रॉपर टाइम दिया जाए, उनकी क्या समस्याएं नहीं है, उनको ये ना सोचा जाए कि ये विपक्ष में है और ये सत्ता पक्ष में है। जब काम दिए जाए, समस्याओं सबकी सुलझाई जाए तो सबको इक्वल करके सुलझाई जाए, जो बीजेपी ये काम नहीं कर सकती। अगर वो इक्वल कर लेगी तो फिर वो चीजें गलत हो जाएंगी ना। राजनीति को आप मुझसे बेहतर समझती हैं। जी, वैसे अगर आप ये कहना चाह रहे हो इनडायरेक्टली कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आ रही है, तो कौन सी बड़ी वजहों से आ रही है? बहुत सारी वजहें हैं, कोई एक वजह नहीं है कि जिसको मैं गिना पाऊँ कि इस एक वजह से आ रही है। बहुत सारी चीजें आप 3 गिनवा दीजिए। देखिए, सबसे पहली चीज नौकरी, उससे पहली चीज शिक्षा। आप देखेंगे शिक्षा के उसमें बीजेपी ने कितना काम किया है, कितने स्कूलों को सुधारा है 10 साल में। मैं नहीं जानता, अलीगढ़ में ही हमारे मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री दोनों बार के, कि कोई ऐसा गवर्नमेंट स्कूल जिसके मॉडल को प्राइवेटाइज मॉडल के जरिए बनाया गया हो या उस पर एक्सपेरिमेंट किया गया हो, वहाँ के टीचर्स की एजुकेशन को प्रॉपरली एक तरीके से स्केल पे नापा गया हो कि ये पढ़ाने योग्य हैं कि नहीं योग्य हैं, टीचरों की भर्ती किस तरीके से की गई। सबसे पहली चीज इस देश में एजुकेशन सिस्टम है, जिसको ये लोग कुछ नहीं कर पाए। जितना हम लोगों ने सुधारा था वहां से शायद उसका स्तर इन्होंने नीचे गिराया, ऊपर नहीं लेके जी। एजुकेशन को लेकर तभी सीजेपी प्रोटेस्ट भी हुआ। आप देखिए, इस्तीफा हुआ, कहीं ना कहीं गलत थी तभी तो इस्तीफा हुआ। ऐसी युवा 22 जाने चली गई, जिसके घर से उनका बच्चा गया है, उसका दर्द वो समझ सकते हैं जी। जिनकी औलाद ही नहीं है वो कैसे समझेंगे?
दर्द, औलाद का दर्द क्या होता है। जिसके पास औलाद है वो समझ जाएगा। लेकिन पीएम तो वीडियोस में कहते हैं कि ये बच्चे हैं। देखिए, वीडियो में तो मैं भी कुछ भी कह दूंगा। आप बच्चों के बीच में जाइए ना। आप क्यों पार्लियामेंट से डर के भागे? आप खड़े होते हैं वहां गेट पे जाके, बच्चों में तुम्हारे लिए आके खड़ा हो गया, बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो आपको लगता है वो बच्चे सुनते? क्योंकि जिस तरह से बच्चे वहाँ अपशब्द भी इस्तेमाल कर रहे थे, तो आपको लगता है कि अगर वहाँ पीएम आते तो बच्चे तसल्ली से उनकी बात सुनते? जब पीएम साहब को लग रहा है कि उनके बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अच्छे कमेंट भी कर रहे हैं, तो शायद वहाँ बात भी सुन सकते थे। शायद वो प्रोटेस्ट इतना ज्यादा नहीं बढ़ पाता कि उसको इतना लंबा टाइम लोगों ने खींचा। उस प्रोटेस्ट को वो लोग बहुत छोटा कर सकते थे, लेकिन पॉलिसीज ही नहीं, तरीका ही नहीं पता किस तरीके से बच्चों से बात करनी है। बच्चे होंगे तो बात करना जानेंगे ना। मैंने आपको क्या बताया, बच्चे ही नहीं है, बच्चों से बात कैसे करेंगे, तरीका ही नहीं पता। बच्चे होते तो पता होता कि हाँ बेटा, सर सहला के बात की जाती है, बराबर में बिठा के बात की जाती है, दोस्त की तरीके से बात की जाती है। तीसरा बड़ा कारण क्या बताओगे? देखिए, तीसरा बड़ा कारण है जितने छोटे व्यापारी हैं उनके व्यापार खत्म हो गए जी। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज नहीं है। जो गवर्नमेंट सब्सिडीज हैं वो प्रॉपरली मिल नहीं पा रही हैं, और गवर्नमेंट जिन सब्सिडाइज चीजों में, इंडस्ट्रीज में काम कर रही है उसकी पॉलिसीज सही नहीं है। ये तीन चीजें हैं जिसमें रोजगार भी आ गया आपका, एजुकेशन भी आ गई और बिजनेस भी आ गया। तीनों चीजें आ गई जी। नौकरी के आंकड़े इनके पास प्रॉपर नहीं है, इन्होंने कितनी नौकरी दी कितनी नहीं दी। कभी आप देखेंगे, मैंने वीडियोस देखी थी, कभी कहेंगे कि मैंने 1 लाख नौकरी दी, कभी कहेंगे 1 करोड़ नौकरी दी। स्टेटमेंट ही क्लियर नहीं है, कि पता ही नहीं कितनी नौकरी दी भी है कि नहीं दी, सिर्फ कागजों पे। तो 2014 से पहले उत्तर प्रदेश में नौकरियां कैसे मिलती थी? आप देखिए, चेक करिए, पुलिस की भर्ती हुई, सारी चीज़ें हुई, और टीचर्स की भर्ती हुई, एग्ज़ाम्स हुए, प्रॉपर चैनल से एग्ज़ाम हुए, कोई चीटिंग नहीं हुई, कोई पेपर लीक नहीं हुआ हमारी गवर्नमेंट में। बहुत सारी चीज़ें हैं। बीजेपी कहती है कि जो डबल इंजन की सरकार है इसमें विकास की जो रफ्तार है वो काफी तेज है, तो क्या उत्तर प्रदेश में साइकिल उस रफ्तार को मात दे पाएगी? बिल्कुल दे पाएगी। 2 ही पहिए हैं साइकिल में। देखिए, इंजन के साथ पीछे डब्बे लगे नहीं लगे ये तो देखना पड़ेगा। ये 2027 से पता चलेगा कि इंजन खाली 2 इंजन ही रह गए या उसके साथ पब्लिक ने अपने डब्बे भी लगाए। बाकी रही बात हमारी साइकिल की, साइकिल बहुत तेज चलती है जी। अगर बिजली नहीं होगी तो इंजन थम जाएगा, साइकिल चल जाएगी बिना बिजली के। बिना बिजली के। चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी इंजन ले लीजिए, चाहे आप स्टीम इंजन ले लीजिए, चाहे आप डीजल इंजन ले लीजिए, ये कहीं ना कहीं जाके इनको रिफिल कराना पड़ेगा। साइकिल को कहीं रिफिल नहीं कराना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जहाँ चाहेंगे आप वहाँ ले जा सकते हैं। ऑयल तो डालना पड़ेगा जी, चैन में वो तेल तो डालना पड़ेगा ताकि रफ्तार रहे। आप ग्रीसिंग आप कितना आप साइकिल आप चलाएंगे तो ग्रीसिंग महीनों बाद करानी पड़ती है। अगर ये लोग अभी क्या कहते हैं बिजली कट हो जाए तो इंजन 10 मिनट में रुक जाएगा, डीजल खत्म हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा डीजल की एक रेंज होती है कि एक इंजन 600 किलोमीटर तक चलेगा, 400 किलोमीटर तक चलेगा। तो ये आप देखेंगे ट्रेन के इंजन चेंज होते हैं, साइकिल चेंज नहीं होती जी। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक बड़ा एक्शन मोड रहता है, काफी चर्चा में भी रहता है। अगर 2027 चुनाव में समाजवादी पार्टी आती है तो आपकी सरकार की तरफ से ये एक्शन मॉडल क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहली चीज तो ये बुलडोजर एक्शन जो इस गवर्नमेंट ने किया है वो असंवैधानिक है, जिसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई गवर्नमेंट की। लेकिन जब अहंकार सवार होता है जी, तो न्यायालय की भी सरकार नहीं मानती है, और इन लोगों ने वो चीजें की। ये चीजें इस वजह से हो रही हैं, या तो इन लोगों का न्यायालय पे भरोसा नहीं है। आप टाइम दीजिए, देखिए सामने वाला गुनहगार है कि नहीं है। बिल्कुल होगा तो न्यायालय उसको सजा देगा। आप कौन होते हैं? आपको राइट्स नहीं है किसी को सजा देने के लिए। उसके लिए हमारे यहाँ कोर्ट्स बने, और कोर्ट ऐसे नहीं आज से बने, अंग्रेजों के टाइम से चलते आ रहे हैं। वो बिल्डिंग्स आज भी मौजूद हैं जो अंग्रेजों ने बनाई थी, उनमें आज भी इंसाफ होते हैं, आज भी न्याय होता है। लेकिन इन लोगों को न्याय पे भरोसा नहीं है। हाँ, हमारी सरकार आती है तो ये हो सकता है कि बुलडोजर का रुख उल्टा हो जाए, लेकिन हाँ वो न्यायालय के निर्देशों पे होगा, ऐसे नहीं होगा। जी, आप कोल विधानसभा से टिकट चाहते हैं, तो ऐसी कौन सी समस्या हैं जिन पे आप काम करना चाहोगे जो मौजूदा विधायक नहीं कर पाए? देखिए, कोल विधानसभा के पूरे अलीगढ़ के अंदर सबसे बड़ी समस्या है प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके। यहाँ पर अगर एक बहुत दूर दराज के घर की अगर लाइट जाती है तो उस पूरे फीडर को इन्हें बंद करना पड़ता है।
तो वो मल्टीपल जगह उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली सही नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या है इस पूरे अलीगढ़ क्षेत्र की, वो है पानी का भर जाना। प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिसकी आड़ में बहुत बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं नगर निगम में। आज तक जैसे सीएम ग्रिड योजना आप देखेंगी, सीएम ग्रिड योजना के तहत अभी सड़कें बनी हैं, लेकिन 1 घंटे की बारिश में वो पानी निकल नहीं रहा है। तो आपने क्या बेहतर किया? तो एक प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम की यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है, प्रॉपर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है, यहाँ पर बिजनेस को स्केल करने की बहुत ज़रूरत है, प्लस जो यहाँ के सरकारी विद्यालय हैं उनको मॉडर्नाइज करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन अनिल पराशर का कहना है कि उन्होंने इतना काम किया है कि रिपोर्ट कार्ड तो उनका जनता ही दे देगी। हाँ, इस बार 27 में दे देगी जनता रिपोर्ट कार्ड। कि आप पॉजिटिव वे कह रहे हो या किसी और वे में कह रहे हो? देखा जाए वो कैसे लेते हैं, शुभकामना के तौर पे भी ले सकते हैं, धमकी के तौर पे भी ले सकते हैं, दोनों चीजें। अगर आपको इस बार भी टिकट नहीं मिलता है जी, तो आप क्या पार्टी से कोई गिले शिकवे रखेंगे या कोई और रास्ता चुनेंगे इस बार? नहीं, जब मुझे पहली बार जब मैंने टिकट मांगा था, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत छोटी सी उम्र पे वहां तक पहुंचाया कि बहुत छोटी सी उम्र में मैं टिकट की लाइन में आ गया था जी, होते होते रह भी गया था। तो अगर इस बार होता है वेल एंड गुड, नहीं होता है तो हम तो पहले भी समाजवादी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे, पार्टी से अलग नहीं जा सकते हम लोग। लेकिन ये सेवा भावना में कभी कभी तो आपको लगता होगा ना कि टिकट मिलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल मिलनी चाहिए। सेवा भावना के साथ साथ किस्मत भी होती है, मैंने आपको बताया राजनीति में। एक परिवार होता है जिसमें बड़ा बेटा ज्यादा सेवा कर रहा है, छोटा नहीं करता। माँ बाप छोटे को कभी कभी ज्यादा दे भी देते हैं, तो बड़े बेटे के मन में तो आती है ना बात। नहीं, अगर बड़ा बेटा समझदार होगा तो उसको पता होगा उसका घर के अंदर क्या कद है जी, मोहब्बत कितनी करते हैं उससे लोग। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी जी। ऐसा कहा जाता है कि अलीगढ़ के सांसद जो है वो मुस्लिम समुदाय को ज्यादा टारगेट करते हैं, जैसे कि उनका एक बयान वायरल हुआ था कि लंबी दाढ़ी, गोल टोपी, ये हमें आपस में लड़वाने का काम करते हैं, फेक अकाउंट्स बनाते हैं। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, देखिए उनकी आईसाइट बहुत वीक है। जब वो अलीगढ़ को स्पेन कह सकते हैं तो वो कुछ भी कह सकते हैं, और जुबान उनकी फिसलती रहती है, एजुकेशन उनकी है नहीं, तो उनका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो ठीक नहीं है। वो हिंदू मुस्लिम के अलावा किसी और टॉपिक पे आप जब उनको डाइवर्ट करेंगी तो वो बोल ही नहीं पाएंगे। इस पे आप उनको डाइवर्ट कर दीजिए, वो पूरी चिट्ठी लिख देंगे। इसके अलावा उनसे आप बात करेंगी कि आपने किया क्या है, धरातल पे आपका क्या काम है। आप 10 साल सांसद रहे हैं, आपका नेक्स्ट टर्म भी आ गया, आप हार चुके थे, अब वो जो हुआ वो हुआ। जब आप उनसे उनका रिपोर्ट कार्ड पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएंगे। ऐसे तो मैं भी बोल दूंगा, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट मैंने बनवाया था, जेवर एयरपोर्ट मैंने बनवाया था, लेकिन आपको तो भी टिकट भी नहीं मिली। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन क्या वाकई में वो काम मेरे जरिए हुए? जी, बहुत सारी चीजें, सिर्फ एक दूसरे को लड़ाना है, गलत बात करनी है, एक ऐसा चुटकुला छोड़ देना है जिससे थोड़ा टीआरपी मिलती रहे, लोग भूले ना, क्योंकि लोग काम से याद रखते हैं इंसान को या उसकी गलत बात से याद रखते हैं। तो काम इनके बस की नहीं है करना, तो दूसरा ही वाला मुद्दा उठा लेते हैं ये लोग हर बार। क्योंकि जब बीजेपी आई थी तो सबका साथ सबका विकास था और सबका साथ था, उसमें हर समुदाय के लोग आते हैं। अब आपको ये देखना है कि इन लोगों ने कौन से समुदाय का ज़्यादा काम किया और कौन से समुदाय का ज़्यादा काम नहीं किया, क्यों लड़ा रहे हैं एक दूसरे के साथ। क्योंकि जो देश आपस में लड़ता है वो तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की करने के लिए हम सबको, कहते हैं ना, एक हाथ है, जब उसकी पूरी मुट्ठी बंद होगी हमारे हाथ की तो उसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ रहेगी, और जैसे ये खुल जाएगी इसकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो देश को इस तरीके से लेके चलना चाहिए जो ये लोग नहीं लेके चलते। लेकिन आपस में तो लड़ाई हमेशा ही रहेगी, क्योंकि सत्ता विपक्ष तो कभी एक जैसे बोल ही नहीं बोलते। एक्चुअली क्या है ना, जब तक हमारे देश का हर एक नागरिक प्रॉपरली एजुकेटेड नहीं होगा तब तक हम लोग ऐसी पार्टियों की गलत बातों में आते हैं। जब आपके पास एजुकेशन अच्छी होगी, आपके पास कारोबार अच्छा होगा, नौकरी अच्छी होगी, आपके पास टाइम ही नहीं होगा। लेकिन अभी आपने कहा कि जब तक एजुकेशन नहीं होगी, अगर बच्चे एजुकेटेड हो जाएंगे तो मुझे लग रहा है कि तो फिर वो पॉलिटिकल में ज्यादा इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे। मैंने आपको बताया ना, टाइम ही नहीं होगा उन लोगों के पास ये सब बातें समझने का। जी, पॉलिटिक्स में तो हर कोई इंटरेस्ट लेता है, सबके पास इतना टाइम है पॉलिटिकल बातें करने का। हर घर में हमारे देश में एक पॉलिटिशियन है ज्यादातर। तो जब एजुकेशन आती है तो इंसान को समझ आती है कि सामने वाला बंदा सही कह रहा है
या गलत कह रहे हैं, उसको एनालिसिस करता है, उसकी बात की, उसने जो चीजें कही हैं उसको उस पर रिसर्च करता है, समझता है, आंख बंद करके मान नहीं लेता। जी, तो ये थी हमारी खास बातचीत जिसमें मोहम्मद उस्मान खान हमारे साथ जुड़े, जो इस वक्त उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की कौल विधानसभा से टिकट के दावेदार हैं और इन्हें उम्मीद लग रही है कि टिकट इन्हें मिल सकती है, लेकिन इनके भी मैदान में इन्हीं के पार्टी के बहुत से और भी लोग हैं, बहुत से साथी हैं जो मदद कर रहे हैं। अच्छा, अब साथी कहेंगे, चलिए, बहुत से साथी हैं जो इन्हीं की मदद कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है नहीं, हम एक दूसरे की, कोई मेरी खास तौर से मदद नहीं कर रहा है। हाँ। अगर मैं एज ए इंडिविजुअल समझूंगा तो मेरी मदद कर रहे हैं, बाकी हम सब लोग एक दूसरे की मदद तो मतलब आप उनसे कंपटीशन नहीं रख रहे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कंपटीशन बीजेपी से, अपने लोगों से नहीं है। चाहे किसी को भी टिकट मिल जाए? अरे किसी को भी मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, इनका कहना है कि चाहे किसी को भी टिकट मिल जाए फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंपटीशन इनका बीजेपी से है। तो चलिए, ये तो जनता तय करेगी। मोहम्मद उस्मान खान ने अपनी बात कह दी, अब जनता हमें कमेंट में बताएगी कि वो आपकी बातों से कितनी सहमति रखते हैं। ये कॉन्वर्सेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस पॉडकास्ट को भर भर के प्यार देना, लाइक शेयर करना और हिंदुस्तान तहलका को जरूर फॉलो कर लेना। तो अब मैं आशु धारीवाल आपसे लूंगी अलविदा, फिर मिलेंगे आपके साथ एक नई गेस्ट, एक नई पॉडकास्ट के साथ। स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच।